गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में लीगल पर्सनैलिटी के बारे विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की थी। हमने पूरी तरह से ये जानकारी की थी कि विधिक व्यक्तित्व क्या होता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन के रूप में आपके एग्ज़ाम में आएगा कि विधिक व्यक्तित्व क्या है, कौन कौन से व्यक्ति विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी से बाहर हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मानव नहीं है फिर भी वो विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में आती हैं। अब नेक्स्ट जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आपके सामने आएगा वो है पोजीशन, कब्जा। किसी वस्तु के ऊपर भौतिक नियंत्रण अगर है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु कब्जे में है, पोजीशन में है। तो भौतिक नियंत्रण की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कब्जे की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन कब्जा होता है और इसका जो सामान्य अर्थ है किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण से है। कि किसी वस्तु पर अगर भौतिक नियंत्रण है तो हम कहेंगे कि वो पोजीशन में है, कब्जे में है। सामान्य ने अपनी परिभाषा में कहा है कि कब्जा मनुष्य और वस्तुओं के आधारभूत संबंधों को व्यक्त करता है। कब्जा मनुष्य और वस्तुओं के बीच जो आधारभूत संबंध है उनको व्यक्त करता है, उनको प्रकट करता है। ये कब्जा है। विधि शास्त्रियों ने कब्जे के बारे में जो अपना वक्तव्य दिया है वो इस तरह से है, कब्जे में स्वामित्व, ओनरशिप निर्माण की शक्ति निहित होती है। कब्जा अगर है तो स्वामित्व निर्माण करने की शक्ति उसमें है, ओनरशिप निर्मित की जा सकती है। दूसरा, किसी स्वामीहीन वस्तु जिसको रेस न्यूलिस कहा जाता है, कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई स्वामी नहीं है, रेस न्यूलिस को यदि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में ले लेता है, अगर किसी वस्तु का कोई स्वामी नहीं है और उस वस्तु को कोई व्यक्ति अपने कब्जे में ले लेता है तो उस वस्तु का वास्तविक और एकमात्र स्वामी कहलाता है। वास्तविक स्वामी वही कहलाएगा जो कि कब्जे में उसको ले रखा है, तो वास्तविक और एकमात्र स्वामी माना जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल इतना ही नहीं है कि वो एकमात्र स्वामी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या संपत्ति पर अपने स्वामित्व के हक, टाइटल के किसी अन्य आधार पर वह सिद्ध नहीं कर पाया तो उस वस्तु पर केवल दीर्घकाल से कब्जा साबित कर दिए जाने पर उस वस्तु या स्वामी का संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। यानी यहाँ पर केवल इतना ही नहीं है कि कोई स्वामीहीन वस्तु है, वो किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो वो उसके ऊपर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, उसका एकमात्र स्वामी माना जाएगा। केवल इतना ही नहीं है, यहाँ पर आगे चल के इससे भी बड़ी बात आ रही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या संपत्ति पर अपने स्वामित्व हक के किसी अन्य आधार पर वह सिद्ध नहीं कर पाया, अपने हक को किसी अन्य आधार पे वो साबित नहीं कर पाया तो उस वस्तु पर केवल दीर्घकाल से उसका कब्जा होना, ये साबित कर दिए जाने पर उस वस्तु या संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। अगर उसके ऊपर लंबे समय तक का कब्जा साबित कर दिया, अगर उसके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि वो किसी वस्तु पर स्वामित्व अपना साबित कर सके, और यहाँ पर सीधी सी बात आती है कि अगर उसने ये साबित कर दिया कि वह इस पर काबिज है, बहुत लंबे समय से वो इस पर कब्जा बनाए हुआ है, तो ये कब्जा लंबे समय तक बने रहना उसके स्वामित्व का आधार माना जाएगा, उसको स्वामी माना जाएगा। बेंथम ने यहाँ पर कहा है, बेंथम ने एक चीज़ कही है
किसी संपत्ति पर कब्जाधारी का वास्तविक कब्जा उसे संपत्ति पर हक, टाइटल दिलाता है। किसी भी संपत्ति पर अगर किसी कब्जाधारी का वास्तविक कब्जा है, कोई कब्जा कर रखा है कि संपत्ति पर वास्तविक रूप में, तो वो जो कब्जा है उस पर हक दिलाता है, टाइटल दिलाता है। और जब तक कि अन्य व्यक्ति इससे बेहतर हक साबित नहीं कर देता, कब्जाधारी ही स्वामी होगा। अगर इसका जो विरोध करने वाला व्यक्ति है वो इससे बेहतर हक साबित नहीं कर सकता, तो यहाँ पर उस कब्जाधारी व्यक्ति का ही स्वामित्व माना जाएगा, उसका ही टाइटल हक माना जाएगा। रोमन विधि के अंदर बात करें तो रोमन विधि के अंदर वास्तविक कब्जा कार्पस पोजेशंस, ये वास्तविक कब्जा है। वास्तविक कब्जे से मतलब है कि जब वस्तु व्यक्ति के भौतिक नियंत्रण में है, फिजिकल कंट्रोल में है कोई वस्तु, तो उसको वास्तविक कब्जा माना जाता है। वस्तु अनन्य नियंत्रण, वस्तु के ऊपर अनन्य नियंत्रण है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल है वस्तु पर। ये ध्यान रखना है कि वस्तु पर एक्सक्लूसिवली कंट्रोल है, अनन्य नियंत्रण है, तो व्यक्ति आश्वस्त है यहाँ पर कि वह वास्तविक कब्जा उसका। अगर फिजिकल कंट्रोल है किसी वस्तु पर, फिजिकल भौतिक नियंत्रण में कोई वस्तु है, तो वो वास्तविक कब्जा माना जाता है। जैसे ये पेन मेरे भौतिक नियंत्रण में है, तो इसका मतलब कि इस पर मेरा वास्तविक कब्जा है। वस्तु डिटेंशन यानी निरोध में या फिर अभिरक्षण में है, निरोध कर रखा है, उसको रोक रखा है, डिटेंशन कर रखा है, या फिर कस्टडी में है। ये दो चीज़ें, डिटेंशन एंड कस्टडी, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो उस पर वास्तविक कब्जा है व्यक्ति का। डिटेंशन एंड कस्टडी, निरोध हो या फिर कस्टडी हो, अभिरक्षण हो, तो वो वास्तविक कब्जा माना जाता है। दूसरा विधिक कब्जा, सिविलस पोजेशंस। एक तो था कार्पस पोजेशन जिसको वास्तविक कब्जा कहते हैं, और दूसरा है आपके सिविलस पोजेशंस यानी विधिक कब्जा। जब वास्तविक कब्जे के साथ में धारणा से, एनिमस, ये धारणा से, धारण करने का आशय, धारणा से, जब वास्तविक कब्जे के साथ धारणा से, एनिमस अर्थात कब्जे को धारण किए रहने की इच्छा का मानसिक तत्व मौजूद है, तो वो विधिक कब्जा है। यहाँ पे क्या चीज आ गई? अगर वस्तु भौतिक नियंत्रण में है या कस्टडी में है, ठीक है, इसके साथ साथ उसका धारणा से भी है, एनिमस, एनिमस, कार्पस, इनको साथ साथ मिला के कह सकते हैं अपन। कार्पस से मतलब है वास्तविक और एनिमस का मतलब है धारणा से, धारण करने किए रहने की इच्छा का मानसिक तत्व, ये अगर मौजूद है, धारणा से मौजूद है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि विधिक कब्जा है। यानी वास्तविक कब्जा प्लस एनिमस, धारणा से, ये दोनों मिलके विधिक कब्जा कहलाते हैं। तो यहाँ पे धारणा से है कब्जे को धारण किए रहने की इच्छा का मानसिक तत्व। अब धारणा से क्या है, एनिमस क्या है? अन्य व्यक्तियों को वस्तु के उपभोग से अपवर्जित रखते हुए कब्जा धारक उसे धारित किए रहे, अन्य लोगों को उससे दूर रखे वस्तु से, और खुद का कब्जा उस पर जारी रखे, तो वो एनिमस हो गया। अन्य व्यक्तियों को तो उस वस्तु के उपयोग से अपवर्जित करे, यानी उपयोग नहीं करने दे। दूसरा, कब्जा धारक उसे धारित किए रहे, उसका धारणा से रहे, धारित किए रहे। अगर सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, पॉजिटिवली अगर सोचते हैं, तो वस्तु पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा है,
वस्तु पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा, कि उस पर किसी वस्तु पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा, ये मानसिक तत्व है, मेंटल एलिमेंट है। तो इसको वस्तु पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा। नकारात्मक दृष्टि से देखें तो दूसरों को उसके उपयोग से अपवर्जित करना, खुद तो उसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा रखे और दूसरों को उसके उपयोग से रोके, उसको अपवर्जित करे। तो ये दोनों दृष्टि से ये चीज़, यहाँ पे दो चीज़ें आती है, अपवर्जन भी आ रहा है और धारित करना भी आ रहा है। तो वस्तु पर नियंत्रण भी बनाए रखे और उसके उपयोग, दूसरों को उपयोग करने से रोके। कानूनी कब्जा। कानूनी कब्जा क्या होता है? अगर कॉर्पस और एनिमस मिल जाता है, अभी हमने बात की थी, वो कॉर्पस और एनिमस ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? ये ज्यूरिस्टिक पोजीशन हो जाता है, कानूनी कब्जा। कॉर्पस और एनिमस यानी भौतिक और मानसिक दोनों तत्व मिल जाते हैं। भौतिक तत्व तो फिजिकल कंट्रोल और मानसिक तत्व है यहाँ पे धारणा से, धारण करने की इच्छा। तो भौतिक और मानसिक दोनों तत्व मिल जाते हैं तो ज्यूरिस्टिक पोजीशन बन जाता है, कानूनी कब्जा बन जाता है। अब जो निरोध है, डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब है व्यक्ति का वस्तु पर नियंत्रण सहित कब्जा होता है। नियंत्रण सहित कब्जा, व्यक्ति का वस्तु पर नियंत्रण के साथ में कब्जा होता है, चाहे उस वस्तु पर उसका स्वामित्व हो या नहीं हो। ये जरूरी नहीं है कि उसका स्वामित्व है, उसमें उसका टाइटल है कि नहीं, हक है कि नहीं उसका। व्यक्ति वस्तु पर नियंत्रण सही कब्जा बनाए रखे। जैसे कोई जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े पर कोई व्यक्ति अपना झोंपड़ी बना लेता है, उस पर रहने लग जाता है। वो जमीन का टुकड़ा किसी अन्य व्यक्ति का है। यहाँ पर जिसने झोंपड़ी बनाई है वो क्या कर रहा है? उसके ऊपर भौतिक नियंत्रण उसका स्थापित है और कब्जा है। दोनों चीजें हैं उसमें। यहाँ पर यह भी बात है, चाहे उस पर उसका स्वामित्व हो या नहीं हो। ये हम नहीं कह रहे कि उस झोंपड़ी वाले का उस पर स्वामित्व है या नहीं है, किंतु अभिरक्षण में, कस्टडी में स्वामित्व के बिना कब्जा और नियंत्रण होता है। अगर कस्टडी में कोई चीज है तो कस्टडी में स्वामित्व के बिना कब्जा और नियंत्रण है, उसका कब्जा भी है और उसके ऊपर नियंत्रण भी है। पोजीशन और फिजिकल कंट्रोल दोनों अगर उसमें है तो वो तत्व है कस्टडी, अभिरक्षण। तो अभिरक्षण में दोनों तत्व मौजूद होते हैं, स्वामित्व के बिना कब्जा और नियंत्रण दोनों हैं। इंग्लिश लॉ की बात करें, अंग्रेजी विधि के अंतर्गत निरोध और कब्जे में कोई भेद नहीं बताया गया है, कि कोई अंतर नहीं है इनमें। इंग्लिश लॉ में निरोध और कब्जे में कोई अंतर नहीं है। कब्जे से वस्तुओं के प्रति कुछ लाभ है। अगर वस्तु पर कब्जा होता है तो उस कब्जे से कुछ लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? रोमन विधि के अनुसार हम बता रहे हैं। सबसे पहला, दीर्घकालीन कब्जा है किसी वस्तु पर तो स्वामित्व के हक का पर्याप्त प्रमाण होता है। अगर लंबे समय से कब्जा है, दीर्घकालीन कब्जा है, तो उस वस्तु पर स्वामित्व के हक का पर्याप्त प्रमाण होता है, ये कि उस व्यक्ति का स्वामित्व है। दूसरा, कब्जाधीन संपत्ति का अधिकार। जो कब्जाधीन संपत्ति है उसका अधिकार सुरक्षित रहता है। कब्जाधीन संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रहता है। तीसरा, स्वामित्व अर्जित करने के तरीकों में कब्जा एक महत्वपूर्ण शर्त है। स्वामित्व
अर्जन करने के तरीके हम स्वामित्व वाली चीज़ में पढ़ेंगे, तो इसमें कब्जा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण शर्त है। अगर स्वामित्व अर्जित करना है, स्वामित्व अर्जन करने के लिए एक शर्त वस्तु पर कब्जा, ये महत्वपूर्ण है। चौथा है कब्जाधीन वस्तु गिरवी रखी जाती है। अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा है और उसको गिरवी रख दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लेनदार के लिए पर्याप्त प्रतिभूति हो जाती है। लेनदार व्यक्ति होता है, उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी हो जाती है। अंग्रेजी विधि में कब्जा, आंग्ल विधि में कब्जा है। विधि के अनुसार कब्जे के सर्वोत्तम अधिकार को ही स्वामित्व कहते हैं। स्वामित्व क्या होता है? कब्जे के सर्वोत्तम अधिकार, कब्जे का जो सर्वोत्तम अधिकार है वो स्वामित्व है। अंग्रेजी विधि में कब्जे की 3 धारणाएं हैं। इंग्लिश लॉ में 3 धारणाएं बनी हुई हैं। सबसे पहली, किसी वस्तु पर व्यक्ति का कब्जा और भौतिक नियंत्रण दोनों ही हो सकते हैं। कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु पर व्यक्ति का कब्जा और भौतिक नियंत्रण दोनों हो सकते हैं। कब्जा भी हो सकता है और भौतिक नियंत्रण भी हो सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति बिना भौतिक नियंत्रण रखे भी वस्तु पर कब्जा रख सकता है। कोई व्यक्ति बिना भौतिक नियंत्रण रखे भी वस्तु पर कब्जा रख सकता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी मित्र के यहाँ जाते हैं और मित्र के यहाँ जाते हैं, रात को वहीं रेस्ट करते हैं, तो उस समय अपने जो कमीज़ है वो कमीज़ आप वहाँ खूंटी पर टांग देते हैं। कमीज़ आपसे दूर है लेकिन उस पर आपका कब्जा है। यहाँ पर यही चीज़ है कि आपका भौतिक नियंत्रण नहीं है। उस कमीज पर, खूंटी पर क्या भौतिक नियंत्रण होगा आपका, लेकिन आप उस पे अपना कब्जा रखे हुए हैं। आपका कब्जा है, वहाँ पे पोजीशन है उस कमीज पर आपका। तीसरा, व्यक्ति बिना कब्जे के भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण रख सकता है। बिना कब्जे के भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण रख सकता है। कब्जा नहीं है फिर भी उसका भौतिक नियंत्रण है। अतः हाँ, अब एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये व्यक्ति बिना कब्जे के भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण रख सकता है। जैसे ट्रेन में सभी ने यात्रा की है और अपने पास सामान भी होता है। हम उस सामान को उठाने के लिए हमारे सहायक के रूप में कुली हायर करते हैं और कुली हमारा सामान उठा के ले जाता है और वो जहाँ हम बताते हैं वहाँ वो रखता है। अब ये स्थिति देखें कि कुली के पास आपका सामान है। अब उस सामान पर क्या आपका भौतिक नियंत्रण है? क्या आपका उस पर कब्जा है? ये दोनों चीज़ें आप ध्यान दें। यात्री अपना सामान कुली को दे देता है तो वास्तविक भौतिक नियंत्रण तो कुली का है। भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल कुली का है, लेकिन उसका कब्जा नहीं है उस पर। बिना कब्जे के ये कुली जो सामान अपने सिर पे उठाए हुए है उस पर केवल उसका फिजिकल कंट्रोल है, भौतिक नियंत्रण है, उसका पोजीशन नहीं है, कब्जा नहीं है। और यहाँ पे विधिक दृष्टि से जो कब्जा है वो यात्री का है। अगर लीगल वे में देखा जाए तो उस पर पोजीशन यात्री का है, लेकिन उस यात्री का उस सामान के ऊपर कोई भौतिक नियंत्रण भी नहीं है। तो बिना भौतिक नियंत्रण के यात्री का कब्जा है, लेकिन बिना कब्जे के कुली का भौतिक नियंत्रण है। ये एक एग्जाम्पल है जिसकी दृष्टि से जिससे आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि बिना कब्जे के भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण रख सकता है और कोई व्यक्ति बिना भौतिक नियंत्रण के भी वस्तु पर कब्जा रख सकता है। और किसी वस्तु पर व्यक्ति का कब्जा और भौतिक नियंत्रण दोनों ही हो सकते हैं जब तक वो सामान यात्री के हाथ में था, तब तक उस पर कब्जा भी था और उसके ऊपर
फिजिकल कंट्रोल भी था। कब्जा और भौतिक नियंत्रण दोनों उस समय थे जबकि उस यात्री के पास सामान था तब। लेकिन जैसे कुली को दे दिया तो कुली का भौतिक नियंत्रण हो गया, लेकिन उस पर कब्जा नहीं हुआ। और जो यात्री था, यात्री का भौतिक नियंत्रण नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर कब्जा था। तो ये चीज़ें इस एग्जाम्पल से इसको क्लियर समझी जा सकती हैं। विधि द्वारा कब्जे को संरक्षण दिए जाने का औचित्य क्या है? विधि कब्जे को संरक्षण क्यों देती है, इसका औचित्य क्या है? तो इसके लिए अब सीधी सी बात करते हैं। वैध और अवैध कब्जों को विधि द्वारा संरक्षण मिला हुआ है। वैध कब्जा, अवैध कब्जा, दोनों को विधि द्वारा संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले आपराधिक विधि को क्रियान्वित किए जाने में सहायक है। ये आपराधिक विधि को क्रियान्वित किए जाने में सहायक है, उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। कोई वस्तु अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, कोई भी वस्तु है किसी अन्य वस्तु के व्यक्ति के कब्जे में है, चाहे उसके ऊपर अवैध कब्जा ही हो, है ना। तो कब्जे में है, अन्य व्यक्ति के कब्जे में, चाहे वो कब्जा अवैध ही हो। और दूसरा व्यक्ति, चाहे वो वैध स्वामी क्यों न हो, जो दूसरा व्यक्ति है चाहे वो वैध स्वामी है, उसका वैध स्वामी अगर है तो भी वस्तु को छीनने का वो अगर प्रयास करता है, स्वामी वैध है ये जिसका कब्जा नहीं है, और ये व्यक्ति जो कि वस्तु पर कब्जा बनाए हुए हैं, चाहे वो कब्जा अवैध ही है, लेकिन छीनने का अगर प्रयास करता है तो ये अपराध होगा। यहाँ पे ये आपसी वैमनस्य आदि से शांति व्यवस्था में विघ्न पड़ता है। आपसी जो मनमुटाव होता है, उस मनमुटाव की वजह से यहाँ पर शांति व्यवस्था में गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है। अतः शांति व्यवस्था के लिए ये जरूरी है। तो इसको हम सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं कि आपराधिक विधि को क्रियान्वित किए जाने में सहायक है। अब कैरेंस के मतानुसार, कैरेंस एक विधि शास्त्री हैं और उनके मतानुसार पहली चीज है आपराधिक विधि को क्रियान्वित किए जाने में सहायता मिलती है इससे। दूसरा, कब्जे का संरक्षण टोट अपकृत्य विधि है संबंधी अतिचार, जो ट्रेसपास या संपरिवर्तन कन्वर्जन के मामलों को निपटने में सहायक है। या बस सीधी सी बात है, कब्जे का जो संरक्षण है वो टोट के अंदर, जो अपकृत्य विधि के अंदर दिया गया है। यहाँ पे अतिचार है, ट्रेसपास, या फिर कन्वर्जन है, ट्रेसपास और कन्वर्जन। ट्रेसपास का मतलब है अतिचार, और कन्वर्जन का मतलब संपरिवर्तन के मामलों में निपटने में सहायता देता है। अपकारित व्यक्ति को अतिचारी से क्षति राशि दिलाने की व्यवस्था होती है। यानी अपकारित व्यक्ति है, उस अपकारित व्यक्ति को अपचारित व्यक्ति को अतिचारी से क्षति पूर्ति मिलती है। तीसरा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण विधि की बात कर रहे हैं। तो स्वामित्व अर्जित करने का सर्वोत्तम साधन है। कब्जा क्या है? स्वामित्व अर्जित करने का सर्वोत्तम साधन। समय बीतने के साथ साथ वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कब्जा स्वामित्व में बदल जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे समय बदलता है, बीतता है, लंबा अरसा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कब्जा स्वामित्व में बदल जाता है। लंबे समय से कोई व्यक्ति अगर किसी संपत्ति पर काबिज है, कब्जा बनाए हुए है, तो जो वास्तविक स्वामी है उसके विरुद्ध उसको स्वामित्व मिल जाता है लंबे समय तक, अगर वो
कब्जा रखता है तो। दूसरा, यदि अतिचारी किसी भूमि पर निर्धारित कालावधि तक कब्जा बनाए रखता है तो वह उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। कोई अतिचारी किसी भूमि पर निर्धारित कालावधि तक, एक निर्धारित समय तक अगर कब्जा बनाए रखता है तो वह उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। ये चिरभोग के आधार पे प्राप्त कर सकता है। जो इजमेंट है, सुखाधिकार है, उसमें चिरभोग है, तो उसके आधार पे वो लंबे समय तक अगर अतिचार कर रहा है किसी भूमि पर तो ऐसी स्थिति में उसका कब्जा वहाँ पे है तो वो उस भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लेगा। कब्जे का अर्थ सीधा सा ये है फिजिकल कंट्रोल, किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण है। पोलक ने कहा है कब्जे को भौतिक नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पोलक की परिभाषा है कि कब्जा भौतिक नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य ने अपनी परिभाषा दी है, वो पारस्परिक संबंध, वस्तु और व्यक्ति के बीच में जो परस्पर संबंध है उसी को कब्जा कहा है। किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच जो निरंतर और वास्तविक संबंध रहता है, वस्तु और व्यक्ति के बीच में निरंतर, लगातार और वास्तव में कुछ संबंध रहता है, उसे कब्जा कहते हैं। वो कब्जा होता है। और उसके मतानुसार यानी कि सामान्य के अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर कब्जे का आशय यह है कि संसार का कोई भी अन्य व्यक्ति उस वस्तु पर कब्जेधारी के विरुद्ध अधिकार न रखे। किसी भौतिक वस्तु पर कब्जे का आशय क्या है कि कोई भी संसार का व्यक्ति उस वस्तु पर अपना अधिकार न रखे। केवल वही व्यक्ति जो कि उसको नियंत्रण में किए हुए है वो उसका यह अधिकार हो। इसके अलावा संसार का कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखे। अतः कब्जे का वास्तव में कब्जे का वस्तु से संबंधित माना है, न कि अधिकार से। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि वस्तु को, कब्जे को वस्तु से संबंधित माना है, अधिकार से नहीं। कब्जे को वस्तु से संबंधित माना है, अधिकार से संबंधित नहीं माना है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे होंगे और लॉकडाउन और सरकार के जो निर्देश हैं उनका रेगुलर पालन कर रहे होंगे और घर से बाहर भी नहीं जा रहे होंगे। और मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं और इस जो महामारी है उसको ज़्यादा फैलने से आप रोकें और अपने पढ़ाई में भी ध्यान दें, लगातार पढ़ते रहें। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आज तक अब तक वीडियो देखने के बाद भी अपना नाम और क्लास नहीं लिखी है तो वो उम्मीद मत करना कि उनकी अटेंडेंस हो जाएगी। हर वीडियो को आपको देखना है और उसके ऊपर नाम और अपना क्लास ज़रूर लिखनी है। मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी अब तक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं तो वो कोशिश करें मेरे मोबाइल नंबर पर ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट अपने नाम, क्लास और मोबाइल नंबर के साथ मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़वा सकते हैं। जो भी कॉलेज की तरफ से सूचनाएं होंगी वो इस ग्रुप के माध्यम से दी जाएंगी। आप लोग ये उम्मीद मत करना कि हम आपको पर्सनली किसी को फ़ोन करेंगे, किसी को फ़ोन नहीं करेंगे। इस ग्रुप में मैसेज करेंगे, उस मैसेज को देख लेना और देखने के बाद चाहे एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, चाहे एग्ज़ाम लगने की बात हो या और कोई भी सूचना जो कॉलेज के माध्यम से हम आपको आवश्यक रूप से देना चाह रहे हैं, तो अर्जेंटली देना चाह रहे हैं तो वो इसी के माध्यम से दी जाएगी। अलग से पर्सनली फ़ोन किसी को नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को गांठ बांध लें कि कोई अपने मित्र अगर इससे जुड़ने से रह गए हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, आप अपने अपने मित्रों को टटोलें
ये नंबर देखें इसमें कि उसका नंबर है कि नहीं है, नहीं नंबर है तो उसको सूचना करें और मेरे से वो संपर्क करेगा, मुझे अपनी जो डिटेल है वो भिजवाएगा, मैं उसको जोड़ दूंगा। ये काम जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि इसमें जितना डिले करेंगे तो आप लोगों के लिए घाटा है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में आगे।